चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरुआत करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। और जो आज हम टॉपिक परफॉर्म करेंगे वो एमपीपीएससी एफएसओ यूनिट थर्ड का तीसरा टॉपिक होगा, क्योंकि दो टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार शॉर्ट में मैं अपना परिचय दे दूं। वो लोग जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, नाम सौरभ नामदेव है मेरा। एमपीपीएससी में पेपर थर्ड डील करता हूं, लेकिन शरण इंस्टीट्यूट ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सर एमपीपीएससी में जो सेकंड वाला पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन है, जिसमें फूड, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं, आप उनको हैंडल कीजिए। तो पेपर सेकंड में पहले टॉपिक से लेके 5 टॉपिक तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट, और उसमें मैं लगभग 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ। तीसरे टॉपिक पर हम हैं। तो अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस वीडियो को देख के आपके मन में यदि क्यूरियोसिटी आती है कि हाँ हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनसे जुड़ कैसे सकते हैं, कोचिंग का नाम क्या है, कौन डायरेक्टर हैं, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं स्टूडेंट, और मैं दरअसल में जो हूँ वो टीचर हूँ इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन कहानी। एमपीपीएससी पेपर सेकंड जो है, उसमें जो पेपर सेकंड में तीसरी यूनिट है स्टूडेंट, उस तीसरी यूनिट में जो है ये सेगमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट COMP, बस इतना लिख दिया, समझ जाइएगा, कंप्लीट। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि आज किस चैप्टर की बारी है, आज किस चैप्टर को हमको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, रेड कलर में जो आप टॉपिक देख रहे हैं, है ना, ये टॉपिक आज हम डील करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है स्टूडेंट, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपसे बन भी जाएगा स्टूडेंट। टॉपिक का नाम है कुपोषण के कारण क्या हैं और उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मतलब कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, कि माल न्यूट्रिशन के कॉजेस क्या हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब आज का पूरा लेक्चर हमारा इन दो चीज़ों पर बेस होने वाला है, इन दो चीज़ों पर बेस होने वाला है। याद रहेगा ये चीज़ आपको? तो चलिए हम बिना देरी किए हुए सबसे पहले कुपोषण क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके रीज़न समझेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉल न्यूट्रिशन, और सबसे लास्ट में फिर हम प्रिवेंशन देखेंगे कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम ये टॉपिक शुरू करते हैं कि क्या होता है कुपोषण, पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में ये टॉपिक की हेडिंग है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं स्टूडेंट कि कुपोषण होता क्या है। चलिए, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं कि कुपोषण क्या होता है। स्टूडेंट, आप सब लोग जो हैं वो ये चीज़ जरूर यूज़ करते होंगे अपने जीवन की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो स्टूडेंट, आप लोग भोजन जरूर करते होंगे, भोजन को ही आहार बोलते हैं, है ना, फूड। मतलब फूड इनटेक जरूर करते हैं। अब वो क्यों करते हैं ये मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि आहार करने का बहुत से पर्पज़ होता है, लेकिन जो मेन पर्पज़ है अकॉर्डिंग टू बायोसाइंस, तो मेन जो एम होता है, मेन जो मकसद होता है स्टूडेंट, वो होता है पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराना बॉडी के लिए। तो पोषक तत्वों, और मैं यहां छोटे छोटे वर्डों में लिख दे रहा हूं कि उपलब्धता, और वो भी किसको स्टूडेंट? शरीर को। सो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी टू द बॉडी, दिस इज द मेन एम फॉर फूड इनटेक या कंजप्शन। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि फूड इनटेक करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये चीज़ अवेलेबल कराना है स्टूडेंट। अच्छे से देख लीजिए कौन सी चीज़ है स्टूडेंट, ये चीज़ ये है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब होता है, अब मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ कि कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और विटामिन्स, मिनरल्स
वाटर, हालांकि वाटर को आप छोड़ भी सकते हैं अभी, ये हमको कम मात्रा में चाहिए होते हैं, है ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट, इन्हीं को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब ये आपको सब पता है स्टूडेंट। तो आहार करने का मेन पर्पस आप समझ गए, पोषक तत्वों को शरीर को उपलब्ध कराना। और जैसे ही शरीर को ये वाला पोषक तत्व उपलब्ध होगा, कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही शरीर के अंदर कौन सी चीज जाएगी स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट जाएगी, क्या मिलेगी स्टूडेंट, शरीर को ऊर्जा मिलेगी। प्रोटीन शरीर के अंदर जाएगा तो वृद्धि और विकास मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेगी स्टूडेंट। फैट अंदर जाएगा तो एनर्जी मिलेगी और स्टोर्ड फॉर्म में होगी एडिपोज टिश्यूज में। ये है न्यूट्रिएंट्स का मेन फंक्शन हमारे बॉडी के लिए, कि फूड इनटेक करने का मेन पर्पस है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराना बॉडी को, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो, सब आपको पता है। विटामिन्स का काम है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, मिनरल्स का काम है शरीर का निर्माण करना, और बॉडी जो है, मतलब वाटर जो है, वो बॉडी बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब सुनिए आप कि कुपोषण होता क्या है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। यदि आपको पढ़ना है कुपोषण, तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा। कौन सी चीज़ समझ लीजिए, देखिए बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत आराम से। सो फूड इनटेक करने का मेन पर्पस जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्वों को प्राप्त करना है। अब यहां से स्टोरी हो रही है शुरू स्टूडेंट। तो यदि कोई व्यक्ति, है ना, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में भोजन कर रहा है, जैसे ये एक व्यक्ति हो गया स्टूडेंट, है ना, ये एक व्यक्ति हो गया, तो ये एक निश्चित मात्रा में भोजन कर रहा है, तो पोषक तत्वों की भी निश्चित मात्रा या एडिक्वेट क्वांटिटी उसके बॉडी के अंदर जाएगी। अरे हाँ या ना। और एक निश्चित मात्रा में जब पोषक तत्व शरीर के अंदर जाएंगे तो एक निश्चित मात्रा में क्या मिलेगी स्टूडेंट, ऊर्जा मिलेगी। एक निश्चित मात्रा में वृद्धि और विकास होगा, एक निश्चित मात्रा में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, एक निश्चित मात्रा में शरीर निर्माण होगा, जो मिनरल्स का काम है। मतलब ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे काम जो हैं वो एक निश्चित अमाउंट में होंगे, एक निश्चित मात्रा में होंगे, आइडियल वे में होंगे। और अब यहां से स्टोरी शुरू हो रही है स्टूडेंट, अच्छे से समझिएगा, कहानी यहां से शुरू है। तो यदि आप भोजन की एक निश्चित मात्रा लेते हैं तो एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्व आपके शरीर के अंदर उपलब्ध होंगे, एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्व शरीर के अंदर उपलब्ध होंगे तो एक निश्चित मात्रा में उनका कार्य संपादन होगा, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, एक निश्चित मात्रा में वृद्धि विकास होगा। मतलब समझ में आ गया, ये सारे काम एक निश्चित मात्रा में होंगे, और ये सारे काम निश्चित मात्रा में होंगे तो इससे आपका शारीरिक जो विकास है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होगा। मतलब सारी चीजें अगर एक आइडियल क्वांटिटी में हैं तो ये चीज बेहतर होगी। और अगर शारीरिक विकास बेहतर होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेंटल वैल्यू के, तो आपका मानसिक विकास भी बेहतर होगा। ये है स्टूडेंट, अगर भोजन की एक निश्चित मात्रा होती है तो एक निश्चित मात्रा में आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा भोजन, है ना, ऐसा भोजन जो एक निश्चित मात्रा में निश्चित पोषक तत्वों को समाहित करता है, ऐसे भोजन को हम
संतुलित आहार कहते हैं। ऐसे भोजन को हम कौन सा आहार कहते हैं बेटा जी? संतुलित आहार। मतलब संतुलित आहार में निश्चित मात्रा में सारे पोषक तत्व शरीर को उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ एक नहीं, सारे पोषक तत्व। तो ये तो आपको पता ही होगा, सारे पोषक तत्व। और सारे पोषक तत्व शरीर के अंदर जाके अपना अपना काम करेंगे। तो सारे पोषक तत्व जब शरीर में पहुंचेंगे तो आपका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, और फिर आप समाज में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब आपका समग्र विकास होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा आपका। सो बैलेंस डाइट के जरिए आपका कंप्लीट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और ऐसी डाइट, जो डाइट आपका कंप्लीट डेवलपमेंट कराती है इन बिहाफ पर और इन बिहाफ पर, ये चीज और ये चीज, मतलब माफी चाहता हूं, ये चीज और ये चीज, इसी को तो आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसी को कहते हैं आप, एक वर्ड यूज होता है सुपोषण। तो याद करिए, आपने कभी न कभी पोषण तो पढ़ा होगा कि भोजन करना और पोषक तत्वों का कार्य करना ये पोषण कहलाता है। लेकिन सुपोषण, तो जब भी सुपोषण की बात आएगी तो खाना या भोजन कैसा होगा? बैलेंस डाइट। कैसा खाना होगा स्टूडेंट? बैलेंस डाइट। मतलब यदि आपको कुपोषण पढ़ना है तो पहले आपको बैलेंस डाइट पढ़नी होगी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप बेहतर तरीके से जानते हैं स्टूडेंट, है ना। ये आपको ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो पता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं यदि आपको बैलेंस डाइट के बारे में बता दूं, हालांकि आपको पता है लेकिन थोड़ी जल्दी से बताऊंगा, कि ऐसा भोजन या ऐसा फूड या ऐसा आहार जिसको आप यदि ग्रहण करते हैं तो उस आहार में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, विटामिन्स भी हो और मिनरल्स भी हो, फाइबर भी हो। मतलब क्या चीज हो स्टूडेंट? कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स हो, सारे पोषक तत्व हों। लेकिन अब जो चीज मैं बोलने वाला हूं स्टूडेंट, सारे पोषक तत्व तो हों, सारे न्यूट्रिएंट्स हों, लेकिन इन तीन न्यूट्रिएंट्स की स्पेसिफिक तवज्जो है। इन तीन न्यूट्रिएंट्स को स्पेसिफिक तवज्जो दी जाती है। ये ऐसी थाली जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट्स हों, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, पढ़ा होगा आपने। लेकिन जो शुरू के तीन हैं, इनकी क्वांटिटी भी आपको याद रखनी है कि ऐसी थाली जिस थाली में कार्बोहाइड्रेट इतना ग्राम हो, याद रखेंगे ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है बैलेंस डाइट के फॉर्मूले में। ऐसी थाली जिसमें प्रोटीन आपको इतनी मिले और ऐसी थाली जिसमें वसा इतनी हो। मतलब कहने का है कि ऐसा भोजन, ऐसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, लेकिन रेशो भी फिक्स होना चाहिए, अनुपात भी निश्चित होना चाहिए। मतलब यदि कोई ऐसी थाली हम खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट यदि मान लीजिए 500 हो गया, प्रोटीन जो है वो 50 हो गया और फैट जो है वो 80 हो गया, क्या ऐसी थाली बैलेंस डाइट होगी? अब आप बोलेंगे सर सारे न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन चूंकि रेशो बिगड़ गया है इसी वजह से ये थाली बैलेंस डाइट नहीं होगी। मतलब बैलेंस डाइट में नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा फूड, ऐसा आहार जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, सारे न्यूट्रिएंट्स हों, लेकिन स्पेसिफिक कौन तीन को तवज्जो दी जाती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। क्यों? क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं। ज्यादातर शरीर को जो बड़े बड़े काम है वो इन्हीं से होते हैं। इसी वजह से बैलेंस डाइट में भी इनको ज्यादा वरीयता दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ दिया जाता है, ये भी होने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक इनके बारे में क्वेश्चन आता है जो मैंने साइड में लिख दिया है। तो बैलेंस डाइट मतलब ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों और सभी का रेशो फिक्स हो, सभी का अनुपात निश्चित हो, वो कहलाती है बैलेंस डाइट, वो कहलाती है संतुलित आहार। और हमेशा याद रखिएगा,
जैसे आहार पोषण के लिए जरूरी होता है, उसी तरह से संतुलित आहार सुपोषण के लिए जरूरी होता है। तो अब बचता है कि कुपोषण क्या है। तो यहां से कहानी नए गियर में शिफ्ट होती है स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपकी बिल्कुल परेशानी दूर कर देता हूं, और अब आपके बाद मतलब इस लेक्चर के बाद आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यदि आपका जो भोजन है वो इस तरह का है, बैलेंस डाइट है, तो निश्चित रूप में यदि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपके बॉडी में जो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल रहे हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, सभी पोषक तत्व जो हैं वो आपके बॉडी में हैं, उपलब्ध हैं, और उनकी क्वांटिटी तो ठीक है, सभी पोषक तत्व हैं तो क्वांटिटी तो ठीक है, साथ ही साथ में रेशो भी फिक्स होना चाहिए, वो आपको याद रखना है, 450-100 रेशो भी होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट से सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाते हैं, और जब सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो जो हमारी बॉडी है, हमारे शरीर है, उसका यदि समग्र विकास होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, है ना, ये चीज़ कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, तो उसे ही हम कहते हैं स्टूडेंट सुपोषण। मतलब ये जो चीज़ मैंने बनाई है स्टूडेंट, अब इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये है स्टूडेंट सुपोषण। मतलब सुपोषण के जरिए, सुपोषण में कौन कौन सी चीज़ मेन होती है स्टूडेंट, तो सुपोषण में पहली चीज़ ये मेन होती है, सुपोषण का परिणाम ये चीज़ होती है, और सुपोषण में ये दोनों ही पैरामीटर सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। अब अगर आपको सुपोषण समझ में आ गया तो अब यहीं से शुरुआत होता है कुपोषण क्या है। तो चलिए कहानी को मैं सिर्फ इतना बता दूं कि यदि आप ऐसा भोजन कर रहे हैं, ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें इसकी कमी हो, पोषक तत्व जो हैं इनकी लैक हो, यहाँ पोषक तत्वों की लैक हो मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स ना मिले, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, चलो प्रोटीन मिल गया, फैट मिल गया, जैसे आपने दाल चावल खाया तो याद करिए दाल चावल यदि आपने खाया तो दाल मतलब प्रोटीन मिल गई, उसको तड़का दिया आपने, है ना, फैट से, घी से, तेल से, तो फैट मिल गया, और चावल में क्या होता है स्टार्च, मतलब आपको ये मिल गया। लेकिन आपने सिर्फ दाल चावल से पेट भर लिया तो याद करिए आपके अंदर फल और सब्जियां तो नहीं गई, मतलब आपने विटामिन छोड़ दिया। यदि आप सिर्फ दाल और चावल खाते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दाल प्लस चावल यदि आपने खाया तो सिर्फ आपको स्टूडेंट ये चीज़ मिली, ये चीज़ें मिली, मतलब आपसे विटामिन्स और मिनरल्स तो छूट ही गए ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कमी में मिनरल्स और विटामिन ये तो आपसे छूट ही गए। तो ये है स्टूडेंट। तो यदि आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिस भोजन से पूरे पोषक तत्व शरीर को उपलब्ध ना हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आपके भोजन में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, तो भोजन में कमी होने से न्यूट्रिएंट्स में भी कमी होगी, और जब न्यूट्रिएंट्स में कमी है ना, तो फिर शरीर को क्या होगी स्टूडेंट, क्या सही तरीके से समग्र विकास होगा शरीर का, तो शरीर का कम या अल्प विकसित, मतलब लैस होगा, या फिर अनडेवलप्ड, अल्प विकसित विकास होगा। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम है इसे कहते हैं हम अल्प पोषण, ये है अल्प पोषण। मतलब अल्प पोषण में क्या होता है, दो चीजें याद रखनी है कि फूड जो आप खा रहे हैं उसी में कमी है, जैसे आप दाल चावल खा रहे हैं मतलब फल सब्जियां ले ही नहीं रहे हैं, तो फूड में कमी है, और अगर फूड में कमी है तो निश्चित रूप में न्यूट्रिएंट्स में भी कमी होगी,
कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में कम हो जाएंगे और उससे संबंधित आपके शरीर को समस्याएं या उससे संबंधित आपके शरीर को परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट ये कहलाता अल्प पोषण। मतलब अल्प पोषण जिस आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है ऐसे आहार को हम कहते हैं असंतुलित आहार। तो असंतुलित आहार मतलब अनबैलेंस्ड डाइट, अनबैलेंस्ड डाइट से हमको होता है अल्प न्यूट्रिशन, अल्प पोषण मिलता है हमको, और जिस वजह से हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती, या जो न्यूट्रिएंट्स छूटे हैं वो काम शरीर को नहीं मिल पाते हैं। तो ये है स्टूडेंट अल्प पोषण। इसी का जस्ट उल्टा कर दूं स्टूडेंट, इसी का जस्ट उल्टा कर दूं कि यदि आप जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में विशेष पोषक तत्वों की अधिकता है, तब भी आपकी बॉडी का, अधिकता के केस में भी आपकी बॉडी का कंप्लीट डेवलपमेंट, समग्र विकास नहीं हो पाएगा। मतलब यदि आप ऐसा भोजन कर रहे हैं, जैसे कि अच्छे से सुनिए, यदि आप सिर्फ और सिर्फ दाल, यदि आप जो है फैट रिच फूड खा रहे हैं, मतलब आप जो हैं वो पराठे खा रहे हैं, पनीर की सब्जी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, पनीर की सब्जी खा रहे हैं, तो जनरली जो फैट होता है वो लविंग नेचर का होता है, वो टेस्ट इन्हांसर होता है। तो यदि आप फैट को ज़्यादा मात्रा में शामिल कर रहे हैं या कार्ब्स को ज़्यादा मात्रा में शामिल कर रहे हैं, या जो लोग बॉडी बनाते हैं वो लोग प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में शामिल करते हैं, तो यदि आप एक ही टाइप का फूड खाते हैं, सेम टाइप का फूड खाते हैं, तो आपके शरीर में वही न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा। इसे ही कहते हैं स्टूडेंट अति पोषण। अति पोषण का मतलब होता है आप जो भी फूड खा रहे हैं उस फूड के द्वारा आपको वो जो पर्टिकुलर पोषक तत्व है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है, वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। तो अब स्टूडेंट यहाँ से फाइनल कहानी होती है स्टार्ट, कि जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टूडेंट, पहला पोषण होता है संतुलित, मतलब पहला पोषण जो होता है, पहला जो पोषण होता है स्टूडेंट वो होता है सुपोषण, और दूसरा जो पोषण का टाइप होता है वो बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, वो होता है कुपोषण, मतलब माल न्यूट्रिशन। हमको इसके बारे में पढ़ना है। सुपोषण जो है वो मिलता है संतुलित आहार से। याद करिए, बेसिक सिखाया था मैंने पहले आपको कि अगर जो ये चीज है स्टूडेंट, कौन सी चीज, जो पोषण है वो क्या है स्टूडेंट, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक क्रिया है, और ये जो चीज है आहार, ये कर्म है, ये फंक्शन है हमारा। तो यदि सुपोषण चाहिए है तो उसके लिए आपको कैसा आहार लेना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। अब उसे अच्छे से पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत काम की चीज है। जो कुपोषण होता है वो असंतुलित आहार से, कुपोषण के लिए असंतुलित आहार उत्तरदायी होता है, अनबैलेंस्ड डाइट। और यहां अनबैलेंस्ड डाइट जो है इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, है ना, अल्प पोषण, और दूसरा अति पोषण। तो जनरली जो अल्प पोषण होता है इसी को इसमें काउंट किया जाता है स्टूडेंट। ये हमेशा जब भी कुपोषण की बात आती तो कुपोषण जो है वो किन से होगा, असंतुलित आहार से। असंतुलित आहार मतलब अल्प पोषण, अति पोषण। तो हमेशा जब भी गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है, जो कुपोषण की हमारे दिमाग में छवि भरी जाती है वो इसको लेके होती है।
मतलब ये भी कुपोषण का एक टाइप होता है, लेकिन धनाढ्य वर्गों में, रईस घरों में ये चीज़ देखने को मिलती है। और अगर वो इस चीज़ को कि एक पर्टिकुलर फूड के टाइप को खाना कम कर दें तो वो निश्चित रूप में वो रूटीन में आ सकते हैं और वो सही भी हो सकते हैं। लेकिन अल्प पोषण का मतलब है कि जब भी अब ये वर्ड बोलूंगा स्टूडेंट, अल्प पोषण या अति पोषण, तो आपको हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखनी है कि अल्प पोषण का मतलब होता है भोजन से हमको क्या प्राप्त होते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट्स। अब आप हमेशा जब भी अल्प पोषण वर्ड सुनेंगे मेरे से पूरे लेक्चर में, तो आप दिमाग में दो चीज़ें सेट कर लेंगे। अल्प पोषण का मतलब है कि भाई भोजन कम मिल रहा है जिस वजह से न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, ये है मतलब स्टूडेंट अल्प पोषण का। और इसी थ्योरी के बेस पे पूरा हम सिलेबस सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, अब मुझे कुछ ज़्यादा सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके पाले में ही ज़्यादातर चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कुपोषण, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि कुपोषण दरअसल में क्या है, एक हेल्थ इंडिकेटर है, एक स्वास्थ्य समस्या है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, या जो फाइबर होते हैं, तो इनमें से सबकी कमी हो, किन्हीं दो की कमी हो, किन्हीं तीन की कमी हो, मतलब कुल मिला के यदि बैलेंस डाइट नहीं है, अगर आपके आहार में ऐसा फूड जो एक भी कम है, या ये कम है, या ये कम है, या कोई दो कम है, या कोई तीन कम है ना, तो ऐसा फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, पोषक तत्वों की अनुपलब्धता हो, वो कुपोषण की तरफ ले जाएगी, क्योंकि वही तो अल्प पोषण कहलाता है। मैंने याद करिए क्या बताया था आपको कि यदि आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं यदि वो लेस हैं, कम हैं, तो इसका मतलब है कि आप कंप्लीट डाइट नहीं ले रहे हैं, संतुलित डाइट या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। तो जनरली जो माल न्यूट्रिशन होता है उसमें कोई ना कोई एक, या कोई दो, या कोई तीन, या कोई चार, या कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स भी छूट सकते हैं, है ना। तो जनरली कुपोषण जो होता है वो बैलेंस डाइट के अभाव में होता है, क्योंकि बैलेंस डाइट से सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को अवेलेबल होते हैं समान मात्रा में, शरीर उनके हिसाब से, न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से अपना अपना फंक्शन करता है। लेकिन बॉडी में यदि एक भी न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज हुई, बॉडी में यदि एक भी न्यूट्रिएंट्स यदि कम हुआ, तो फिर बॉडी को उस न्यूट्रिएंट्स की कमी के परिणाम झेलने पड़ेंगे या देखने को मिलेंगे। तो जब भी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होती है, जब भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की लैक होती है, जब भी बॉडी में पोषक तत्वों की अनुपलब्धता होती है, तो पहले फिजिकल ग्रोथ डैमेज होती है, और फिजिकल ग्रोथ डैमेज होने के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेंटल ग्रोथ डैमेज होती है। और अगर ये दोनों ग्रोथ, ये दोनों डेवलपमेंट अगर कम हुए, है ना, तो निश्चित रूप में बॉडी में बहुत सारे डिसीज, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और जो एक कुपोषण का दानव है, ये सबसे ज़्यादा विकासशील देशों में जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, इनको अपना निशाना बनाता है। मतलब जो कुपोषण होता है वो जनरली अल्प पोषण की समस्या की वजह से उत्पन्न होता है। अल्प पोषण में हम बच्चों को, या किशोरियों को, या गर्भवती महिलाओं को, या लैक्टेटिंग वुमेन को हम भोजन उपलब्ध ही नहीं करा पाते, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो। कोई भी पोषक तत्व यदि हमसे छूटा, जो हमने भोजन के रूप में उपलब्ध नहीं कराया, तो उसकी कमी के परिणाम शरीर में कुछ समय बाद दिखने लगते हैं। वो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। तो स्टूडेंट, अब आपको थोड़ी थोड़ी कंफर्म हो रहा है कि कुपोषण क्या है। तो भोजन की कम मात्रा कम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर अवेलेबल कराएगी, और जो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में होंगे वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनकी कमी कुछ समय बाद बॉडी में कुछ डिसीजेस को उत्पन्न करेगी। फिर हमको पता चलेगा कि अच्छा इस चीज की कमी है हमारे बॉडी को। तो कहने का मतलब हुआ, इस पर थोड़ी बाद में बात कर लेते हैं, पहले इसको देख लीजिए स्टूडेंट। तो कुपोषण जो है इसके दो टाइप होते हैं, और ये जो कुपोषण है ये आज के समय पे स्पेशली जो डेवलपिंग नेशन हैं, जो विकासशील देश हैं, यहाँ बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।
क्योंकि विकासशील देशों में याद रखिएगा स्टूडेंट, ये पोषण जो है कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। अल्प पोषण, अल्प पोषण का मतलब अब भी मैंने समझाया कि भोजन जो है वो कम है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स भी कम है। और जो विकासशील देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूएसएसआर हो गया, है ना, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन चलता है। मतलब वहाँ पर भोजन भी ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, तो भोजन ज़्यादा मात्रा में लिए जाने से न्यूट्रिएंट्स बॉडी को ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो ये भी परेशानी है। मतलब आपको दो चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट, कि जो कुपोषण है, जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला ये जो जनरली किन देशों के बच्चों महिलाओं का अफेक्ट करता है, और दूसरी ये, तो ये चीज़ याद रहेगी। अब इसी चीज़ को आप देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दिया है इमेज कि न्यूट्रिशन मतलब पोषण, जो कि एक क्रिया होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, कई बार बताया है मैंने आपको। और इस जैव रासायनिक प्रक्रिया में भोजन की महत्वता होती है, मतलब आप भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं या फूड को इनटेक करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे, न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है। पहला होता है सुपोषण, इसको गुड न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं या इसी को न्यूट्रिशन हम बोल देते हैं। और दूसरा होता है माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। जो सुपोषण है वो बैलेंस डाइट से हमको मिलता है, और बैलेंस डाइट में हम ऐसा फूड यूज करते हैं, ऐसा फूड खाते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। ये चीज मतलब ऐसा हम भोजन करें, ऐसा हम फूड इनटेक करें जिस फूड से हमको सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को अवेलेबल हो जाएं, तो इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। और यदि बैलेंस डाइट बॉडी को मिल रही है तो कैसा पोषण हो रहा है स्टूडेंट? सुपोषण। और सुपोषण की वजह से फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी होगी और मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होगी, मतलब शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। समस्या यहाँ है स्टूडेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कुपोषण क्या है, तो पहला वर्ड आपको बोलना चाहिए कि कुपोषण जो है वो असंतुलित आहार के कारण उत्पन्न समस्या है। किसके कारण उत्पन्न समस्या है? असंतुलित आहार के कारण उत्पन्न समस्या है। अब असंतुलित आहार क्या है? तो यहाँ आपको दो चित्र दिख रहे होंगे स्टूडेंट। तो ये जो बच्चा है ये इस पोषण से प्रभावित है। अच्छे से देखिए, किस पोषण से प्रभावित है? अति पोषण से। और दूसरा जो ये बच्चा है ये अफेक्टेड है अल्प पोषण से, मतलब अंडर न्यूट्रिशन से। तो इस तरह से जब भी कुपोषण की बात आती है कि कुपोषण में हमेशा दो कैटेगरीज काउंट होती हैं, एक अति पोषण और एक अल्प पोषण। तो WHO या दुनिया के जो भी देश कुपोषण को खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं, तो कुपोषण को खत्म करने के लिए अभियान वो इस वाली चीज को लेकर चला रहे हैं स्टूडेंट, अल्प पोषण कैटेगरी को। याद रहेगा ये चीज। और यही चीज जो है, तो ये क्लियर हुआ है स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत कि क्या है कुपोषण, क्या है अल्प पोषण, क्या है अति पोषण। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। अब ये वही डायग्राम है जो फाइनल आप कर लो और मैं फ्री हो जाऊं। कि स्टूडेंट जब आप भोजन करते हैं, है ना, तो जब आप भोजन करते हैं तो पोषक तत्व यदि एक निश्चित मात्रा में पहुंचते हैं आपके पास, तो यदि आप भोजन करते हैं और एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्व पहुंचते हैं, तो ऐसा जो भोजन है जो निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों को पहुंचाएगा, तो निश्चित रूप में आप ऐसे देखोगे स्टूडेंट। मतलब आप तो ये वर्ड हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि संतुलित आहार मतलब सुपोषण, और सुपोषण का मतलब शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास मतलब समग्र विकास। बस ये चीज आप दिमाग में रखो। और इसी का ठीक उल्टा कर दो आप, इसी का ठीक उल्टा कर दो का मतलब ये दो डायग्राम बने हैं, ये बने हैं ऐसे। यदि आपको ऐसा भोजन मिल रहा है जो भोजन कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को उपलब्ध कराएगा, तो ये अल्प पोषण कहलाता है। और अल्प पोषण में देखिए साफ साफ मैंने लिखा है पोषक तत्वों की कमी होती है। तो जब भी पोषक तत्वों की कमी होगी तो
ऐसा पोषण या ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी होगी, तो वो कैसा भोजन होगा? अपर्याप्त भोजन। और अपर्याप्त आहार को ही स्टूडेंट, मैंने अभी आपके लिए एक वर्ड सिखाया, इसी को कहते हैं अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। और जो दूसरी चीज है कि यदि आप भोजन करने बैठ रहे हैं, तो यदि आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, तो फिर इसे ही हम क्या कहेंगे? ओवर न्यूट्रिशन। और ओवर न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पोषक तत्वों के अधिक सेवन से कोई ना कोई पोषक तत्व अधिक आएगा और आपके बॉडी में इस तरह की चीज़ें शो होंगी, और इस तरह की चीज़ें शो होंगी, तो इसी को अपन कहते हैं स्टूडेंट अत्यधिक आहार लेना। मतलब अति पोषण का मतलब अत्यधिक आहार लेना, और इसी को अपन अति पोषण बोल सकते हैं, मतलब ओवर न्यूट्रिशन। ये है कहानी स्टूडेंट, याद रहेगी ये चीज। तो एक निश्चित मात्रा में भोजन, निश्चित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्धता और स्वस्थ शरीर। कम मात्रा में भोजन, कम मात्रा में पोषक तत्व उपलब्धता, मतलब अल्प पोषण। ज्यादा मात्रा में भोजन, ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व उपलब्धता, मतलब अति पोषण। क्लियर हो गया ये इमेज से? और ये दोनों चीजें, ये चीज भी कुपोषण की तरफ ले जाती है, ये चीज भी कुपोषण की तरफ ले जाती है, और ये चीज भी कुपोषण की तरफ ले जाती है। मतलब ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें जो हैं, ये देखिए ये कुपोषण कहलाती है, माल न्यूट्रिशन कहलाती है। क्लियर? चलिए, मतलब थोड़ी बहुत तो आपको ये कुपोषण का मतलब समझ में आया होगा कि कुपोषण का सबसे आम प्रकार होता है अल्प पोषण। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फाइनल कि जो भोजन आप करते हैं, यदि वो भोजन कम मात्रा में, यदि पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है, मतलब यदि आपने कोई भोजन खाया, सिर्फ दाल चावल खाया, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिला बॉडी को, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिले। तो याद करिए, विटामिन्स और मिनरल्स यदि नहीं मिले तो यही हो जाएगा अल्प पोषण। क्या चीज हो जाएगी स्टूडेंट? अल्प पोषण। तो कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार जिसमें शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे ये वाली चीज है। ये दाल चावल खाने से क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही टाइप का फूड आप खा रहे हैं, दाल चावल, तो विटामिन और मिनरल की शरीर में लगातार कमी हो रही है। तो विटामिन और मिनरल से रिलेटेड आपके बॉडी में डेफिशिएंसी डिसीजेस या खाद्य संबंधी विकार देखने को मिलेंगे। और वहीं दूसरा जो टाइप होता है स्टूडेंट, अतिपोषण। अतिपोषण का मतलब होता है कि जब शरीर को अतिरिक्त मात्रा में अधिक पोषक तत्व मिलते हैं, मतलब जितनी जरूरत है पोषक तत्व की, उससे ज्यादा अगर पोषक तत्व मिलते हैं शरीर को, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? अतिपोषण। मतलब अतिपोषण का सीधा मतलब है कि यदि आप ऐसा भोजन करते हैं जो शरीर में ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है, तो सबसे पहली चीज, ऐसा जो आहार है वो ऐसा जो आहार है वो असंतुलित आहार कहलाएगा, और इसी को अपन कह देते हैं स्टूडेंट अतिपोषण। मतलब अतिपोषण में आपको याद रखना है कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, पनीर के पराठे सुबह शाम, पनीर के पराठे सुबह शाम, पनीर के पराठे सुबह शाम 1 महीने से खा रहा हूँ, तो लगातार मेरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज्यादा मात्रा हो जाएगी, तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो ज्यादातर अतिपोषण के जो मामले आते हैं ना स्टूडेंट, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट की अधिकता के ही आते हैं। और जब भी कार्बोहाइड्रेट और फैट अधिक मात्रा में आप लेंगे, तो हमेशा मोटापा या ओबेसिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब अतिपोषण का सबसे सामान्य लक्षण है मोटापा। और जब भी अति पोषण होता है तो कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा यदि आप लेते हैं, तो वो पहले तो मोटापा लेके आती है, दूसरी क्या लेके आती है? डायबिटीज़। और फिर यदि आप फैट की ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो हृदय संबंधी रोग भी आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और अति पोषण मतलब ज़्यादा भोजन ज़्यादा मात्रा में, ये सिर्फ यही राष्ट्र उपलब्ध करा सकता है। कौन सा राष्ट्र? विकसित देश। तो इस तरह से इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ कुछ छोटी छोटी 2-3 चीजें बताई स्टूडेंट कि कुपोषण क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी का परिणाम है कुपोषण। अब जिस भी पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में होगी, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, तो आपको शरीर में वो दिक्कत और परेशानी देखने को मिलेगी। तो अगर कुछ छूट गया होगा तो अपन उस पर बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें
स्टूडेंट एक ये चीज जरूर आप मेरे से पढ़ लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगी कि कुपोषण का मतलब, अब जब भी मैं लाइफ में आपसे कभी पूछूंगा कि बताइए बेटा जी कुपोषण का मतलब क्या है, तब आपको हमेशा मुझे ये वर्ड बोलना है, अल्प पोषण। अल्प पोषण का सीधा सा मतलब होता है कि भोजन की मात्रा कम होगी, मतलब भोजन ही कम खाने को मिलेगा आपको, या ऐसा भोजन खाएंगे जिसमें आपके पोषक तत्व ही कम मात्रा में उपलब्ध हो। तो भोजन यदि कम मात्रा में है तो पोषक तत्व भी कम मात्रा में उपलब्ध होंगे, इसी को कहते हैं स्टूडेंट अल्प पोषण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ये चीज याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं कि कुपोषण कैसे दिखाई देता है, कैसे पहचानते हैं हम कुपोषण को। तो 4 व्यापक रूपों में कुपोषण दिखाई देता है। सबसे पहला है अल्प पोषण। अल्प पोषण में भोजन कम मात्रा में मिलेगा जिस वजह से पोषक तत्वों की कम मात्रा हो, या यदि आप भरपूर भोजन कर रहे हैं लेकिन वो भोजन आपको पोषक तत्व ही कम उपलब्ध करा रहा है, जैसे आप दाल चावल दाल चावल दाल चावल भरपेट खा रहे हैं स्टूडेंट, ये वाला रूल दाल चावल में लागू होगा। तो यदि आप दाल चावल भरपूर खा रहे हैं, है ना, तो भोजन तो आप कर रहे हैं, पेट तो भर रहा है, लेकिन विटामिन और मिनरल्स कहाँ उपलब्ध हो रहे हैं शरीर को। याद रहेगा अल्प पोषण का मतलब। तो कुपोषण 4 तरह से दिखाई देता है। पहला अल्प पोषण, दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी या सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी का मतलब है विटामिन और मिनरल्स की कमी। तो जब भी विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी, जैसे हिंदुस्तान की 57% महिलाओं में एनीमिया है, तो ये किस में आएगा स्टूडेंट, वहां आएगा। तीसरा है मोटापा। मोटापा मतलब होता है ओबेसिटी, और जब भी मोटापे का जिक्र करेंगे तो मोटापा मतलब होता है अति पोषण। मतलब कुपोषण 4 प्रकार से देखा जाता है, 4 प्रकार से विजुलाइज होता है, 4 ब्रॉड फॉर्म होते हैं। उसमें पहला है अंडर न्यूट्रिशन, फिर ओवर न्यूट्रिशन, और ओवर न्यूट्रिशन कैसे दिखता है हमको, मोटापे के रूप में, ओबेसिटी के रूप में, और सबसे लास्ट में आहार संबंधी गैर संचारी रोग। यहाँ गैर संचारी रोग का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब या तो डायबिटीज हो जाएगी या तो आपको कार्डियक डिसऑर्डर हो जाएंगे, इस तरह से। ये है कहानी स्टूडेंट, बन जाएगा ये चीज ऐसा। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूं कि कुपोषण 4 रूपों में जो दिखता है उसमें सबसे पहला अल्प पोषण, ध्यान से देखिएगा, है ना। अल्प पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन। सबसे पहले मैं अंडर न्यूट्रिशन को डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर न्यूट्रिशन, प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत काम की चीज है। अल्प न्यूट्रिशन का मतलब होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मैंने अभी अभी मतलब बताया कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं वो आपको न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व या तो कम मात्रा में उपलब्ध कराएं, या तो जो भोजन में कमी है तो भोजन में कमी होने से पोषक तत्व में भी कमी हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जब भी अल्प पोषण की, मतलब अल्प पोषण का मतलब आपको हमेशा याद रखना है न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में लैक, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की लैक हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, विटामिन की, मिनरल्स की, किसी की भी लैक हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ विटामिन और मिनरल, किसी की भी लैक हो सकती है एक की, तो वो अल्प न्यूट्रिशन। तो अल्प न्यूट्रिशन में हमेशा ये 2 वर्ड बड़े चलते हैं स्टूडेंट। कौन से 2 वर्ड बड़े चलते हैं, एक वर्ड चलता है स्टंटिंग और दूसरा वर्ड चलता है स्टूडेंट वास्टिंग। ये 2 वर्ड बड़े फेमस चलते हैं स्टूडेंट। अल्प पोषण में मतलब ऐसा पोषण जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो, न्यूट्रिएंट्स की लैक हो, ये हमको स्टंटिंग और वास्टिंग से दिखाई देता है। अब ये स्टंटिंग और वास्टिंग क्या है आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये जो लाइनें लिखी हैं ये ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुपोषण में स्टंटिंग का मीनिंग क्या है, वास्टिंग का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको 2 चीजें समझा देता हूं बहुत आसानी से, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले, जितनी आपकी एज है, अच्छे समझिएगा स्टूडेंट, जैसे आप लोग दिमाग में रखिए अपने, जितनी आपकी एज है, जैसे मेरी एज जो है वो 35 ईयर है, ठीक है, 35 ईयर है मेरी एज, ये मैं लिख दे रहा हूँ, मेरी एज 35 ईयर है।
तो क्या 35 ईयर के हिसाब से मेरी हाइट है? चलिए बताइए आप जल्दी से, क्या मेरी हाइट है? 35 साल के व्यक्ति हूं मैं, 35 साल का, है ना? तो इसके हिसाब से, इस एज के हिसाब से, ये 35 मेरी एज है, तो मैं लिख देता हूँ एज मतलब 35। तो क्या 35 एज के हिसाब से मेरी हाइट है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे सर कहाँ है आपकी हाइट? आपकी हाइट तो कम है। इसका मतलब है कि डॉर्फिज्म, बौनापन, यही है स्टंटिंग। तो जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जब भी गवर्नमेंट के लोग जो पोषण विज्ञान की नीतियां बनाते हैं, जब वो आप पे नजर डालते हैं, तो आपके हाथ में कॉपी किताब से वो ये चीज समझ जाते होंगे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, कई बार बातचीतों से भी समझ में आ जाता है। तो जितनी आपकी एज है, अगर उस एज के हिसाब से आपके पास हाइट कम है, जनरली कम होती है, तभी तो आप ठिगने दिखोगे, इसको कहते हैं स्टंटिंग। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया, और मैं अपने को लेकर ही बता रहा हूँ। आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये फैक्ट याद रखना होगा स्टूडेंट, है ना, ये बहुत काम आएगा। और इसी तरह से एक होता है वास्टिंग। वास्टिंग में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, और वास्टिंग में कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे वास्टिंग में सिर्फ इतना है, जैसे मेरी जो हाइट है, जैसे मेरी जो भी हाइट है स्टूडेंट, मेरी जो भी हाइट है, जो एक्चुअल हाइट है, क्या मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वजन है? आप बहुत से ऐसे लोग देखते होंगे जिनके पास हाइट तो है, ठीक है, लेकिन उनका वजन बहुत कम होता है। मतलब जब जितना कद है, कद का मतलब समझ रहे हैं यहां पर स्टूडेंट, हाइट। तो हाइट यदि है, तो हाइट के अनुरूप यदि वेट कम है, वेट कम है, ये वेट कम है, मतलब जितनी हाइट है, वेट यदि कम है, मतलब कुल मिला के स्टूडेंट स्टंटिंग का मतलब होता है डॉर्फिज्म। मतलब मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, ऐसे याद रखेंगे, स्टंटिंग का मतलब होता है कि क्या चीज कम होना है स्टूडेंट? तो स्टंटिंग का मतलब होता है कि हाइट कम होना, HIGHT, हाइट कम होना। और हाइट कम होगी, इसका मतलब है बौनापन, डॉर्फिज्म होगा। और यदि आपसे कोई पूछे कि वास्टिंग क्या है स्टूडेंट, तो वास्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना है कि जो आपका वेट है वो यदि कम है, तो आपका वेट यदि कम है, तो इसका मतलब है कि वजन यदि कम है, तो आप दुर्बल हो गए स्टूडेंट। बोलते ना दुर्बल, दुर्बल का मतलब होता है जिसका वजन कम है, ये चीज है। तो आपसे आप कभी लाइफ में कोई पूछे कि स्टंटिंग मतलब क्या है, तो आपको कहना है डॉर्फिज्म। आपसे कोई पूछे कि वास्टिंग क्या है, तो आपको कहना है दुर्बल। याद रहेगा ये चीज? तो ये अब यहाँ पर ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। और ये थोड़ा डाटा है कि हिंदुस्तान में 5 वर्ष से कम आयु के इतने बच्चे हैं, देखो स्टूडेंट, इतने बच्चे हैं वो स्टंटिंग से अफेक्टेड है, मतलब बौने हैं। बौने हैं मतलब डॉर्फिज्म है। मतलब जितनी एज है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, तो इतनी एज के हिसाब से सोचो, मालिक ने उनको हाइट नहीं दी है। मतलब मालिक ने तो हाइट दी है, हमने ही ढंग से खाना पीना ना देकर, पोषण ना देकर, ठीक से न्यूट्रिएंट्स ना देकर, हमने हाइट को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया है कहीं ना कहीं। मतलब कोई ना कोई पोषक तत्व छीन गया है, जैसे मेरे साथ भी यही रहा होगा। दूसरी चीज है बाल दुर्बलता। दुर्बलता का मतलब सीधा सा है स्टूडेंट कि वजन कम होना। और वजन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो चीजें वजन देती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। जैसे ज्यादातर ये प्रॉब्लम बच्चियों में देखी जाती है, दुबली पतली होती हैं। तो दुर्बलपन मतलब दुर्बलता, वजन कम, तो कार्बोहाइड्रेट की ही कमी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज। तो भारत एवं विश्व में सर्वाधिक जन्य मामले जो हैं वास्टिंग के आते हैं, मतलब बहुत से लोग दुर्बल होते हैं स्टूडेंट। क्वासियोरकर, मैरास्मस में याद करिए, दुर्बल ही बच्चे होते हैं जनरली। और 0 से 5 वर्ष के आयु तक के लगभग ये 19% बच्चे दुर्बलता से पीड़ित होते हैं स्टूडेंट। ये डाटा मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। यही डाटा में क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि स्टंटिंग के कितने % बच्चे हैं, डॉर्फिज्म के कितने % बच्चे हैं। और जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नजर आप पर पड़ती है, तो आप इस परिघटना में हो, इस चैप्टर में हो कि नहीं हो, इस समस्या में हो कि नहीं हो, वो कैसे अंदाजा लगाते हैं? कौन से 4 पैरामीटर को देख के वो इस बात का पता लगाते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर है पहला।
पहले में किसको देख के अंदाजा लगाते हैं? तो पहले में जिसको देख के अंदाजा लगाते हैं स्टूडेंट, उसका नाम जल्दी से बताइए क्या है? उसका नाम है कि उम्र के वजन के हिसाब से, और वजन की बात आई है, वेट की बात आई है, मतलब वास्टिंग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जब भी कोई बच्चा मिलता है तो बोलती है कि जरा वेट मशीन में खड़े हो जाओ, और वेट मशीन में खड़े होने का मतलब है कि बच्चे का वजन जो है उसको देखकर ही वो कुपोषण में बच्चा है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई कर पाती है। मतलब ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, याद रहेगा। तो अल्प पोषण के दो प्रमाण हैं। अल्प पोषण ऐसे दिखता है स्टूडेंट, कैसे दिख, जैसे कैसे आपको पता चलेगा कि किसी बच्चे ने कम भोजन खाया है या कम पोषक तत्व उसको उपलब्ध हैं, या किसी बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये चीज है, ये चीज है, भोजन कम खाया है या पोषक तत्वों की उपलब्धता? क्या वो बच्चा बताएगा? नहीं। जितनी एज है उसके हिसाब से हाइट नहीं है, मतलब स्टंटिंग, बोना है, या तो जितनी उसकी हाइट है स्टूडेंट, उस हिसाब से उसका वजन नहीं है, इसको कहते हैं वास्टिंग। ऐसे कंफर्म होगा स्टूडेंट, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब इसके बाद फिर अगला है स्टूडेंट वजन कम होना। वजन कम होने का मतलब होता है अल्प वजन। अल्प वजन का जैसा मतलब ही आप समझ पा रहे हैं कि भारत की 13.7 जनता को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर्याप्त कैलोरी का मतलब है न तो कार्बोहाइड्रेट ढंग से मिल रहा है और न फैट ढंग से मिल रहा है, क्योंकि ये दो ही चीजें तो दरअसल में क्या करती हैं स्टूडेंट, ये दोनों ही चीजें तो ऊर्जा देती हैं, एनर्जी देती हैं, और एनर्जी की यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? कैलोरी। तो अल्प वजन जब भी वर्ड बोला जाएगा, अल्प वजन जब भी वर्ड यूज किया जाएगा, जैसे कुपोषण 4 तरह से दिखता है ना, कुपोषण 4 तरह से दिखता है, तो उसमें पहले नंबर पे अल्प पोषण है। तो आप देखिए स्टूडेंट, अल्प पोषण में, ये अल्प पोषण में पहले नंबर पे क्या आता है? स्टंटिंग। दूसरे नंबर पे क्या आता है? वास्टिंग। और तीसरे नंबर पे आता है अल्प वजन। अब कई बार अल्प वजन को लोग वास्टिंग समझ लेते हैं। अल्प वजन का सीधा सा मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी है, जिस वजह से बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाई है, और एनर्जी नहीं मिल पाई है मतलब कैलोरी नहीं हो पाई है। और ये जो वास्टिंग है, वास्टिंग में टोटल जो खेल है, वो जो हाइट है, जो बच्चे की हाइट है, उसके हिसाब से वो उसका वजन नहीं है। तो याद रखिए, यहाँ ऊर्जा का खेल है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की डेफिशिएंसी है, और यहाँ पर एज के हिसाब से उसके पास में वेट नहीं है। तो एज के हिसाब से वेट नहीं है तो वो वास्टिंग है, और हाइट के हिसाब से, ये एज के हिसाब से हाइट नहीं है तो वो स्टंटिंग है। कुछ कुछ समझ में आया? अल्प पोषण के पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप होते हैं। 3 तरह से अल्प पोषण दिखेगा: स्टंटिंग, वास्टिंग और अल्प पोषण। अल्प वजन, सो अल्प वजन है, जैसे याद करिए, बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, 2.5 किलो से कम बच्चा है तो क्या बोल देते हैं? कुपोषित बच्चा है। तो ये बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है, तो ये कहाँ आएगा? अल्प पोषण में तो ठीक है आएगा, स्टंटिंग में आएगा, वास्टिंग में आएगा, कि अल्प वजन में आएगा? अल्प वजन में आएगा स्टूडेंट। कहां पर आएगा? अल्प वजन सेगमेंट में ये चीज आएगी। ठीक है। अब कुपोषण का जो तीसरा टाइप है वो ऑलरेडी आप जानते हैं स्टूडेंट। कुपोषण का जो तीसरा टाइप है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं स्टूडेंट। कुपोषण का पहला टाइप हमने क्या पढ़ लिया स्टूडेंट? अल्प पोषण पढ़ लिया। फिर कुपोषण का दूसरा टाइप है सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी कुपोषण। तीसरा है अति पोषण, मतलब मोटापा। तो मुझे लगता है शायद पहले हम मोटापा ही डिस्कस कर ले रहे हैं स्टूडेंट। हाँ, ये अति पोषण, मोटापा डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अति पोषण का मतलब ही होता है मोटापा, लेकिन मोटापा जो है वो विकसित देशों में होता है, धनाढ्य घरों में होता है। तो कुपोषण का जो ये वाला टाइप होता है अति पोषण, जिसमें बच्चा कैसा दिखेगा? गोलू मोलू दिखता है। इसको लेके गवर्नमेंट ने योजनाएं नहीं बनाई हैं उतनी बेहतर जितनी अल्प पोषण पर गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। अति पोषण पर गवर्नमेंट की योजनाएं नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सिर्फ इतने % जनसंख्या अति पोषण मतलब मोटापे से ग्रसित है, पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, और ये नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इसने ये बात हमको बताई है। तो ये चीज़ भी थोड़ा याद रख लीजिएगा आप लोग, ऐसे कई बार फैक्ट आ जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अति पोषण मोटापा बढ़ क्यों रहा है? तो मैंने आपको याद करिए एक लेक्चर में बताया था, प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड का मतलब है वही जंक फूड, या आज के समय पे वो 5 मिनट या 2 मिनट में आ जाता है, कौन सा फूड होता है ना, जो जल्दी से तैयार होके आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट फूड बोलते हैं, है ना। तो ये इन्हीं की वजह से दरअसल में डायबिटीज और हार्ट पेशेंट
का खतरा बढ़ रहा है। मतलब मोटे लोगों को ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब आता है सबसे खतरनाक। स्टूडेंट, मुझे क्यों ये बात खाई जाती है? पहले जब न्यूज़पेपर को ऑन रोल में देखता था, उनको पढ़ता था, समझता था, इंटरनेशनल लेवल की खबरें, राष्ट्रीय स्तर की खबरें, प्रादेशिक स्तर की खबरें, उसमें भी बीच में ऐड, उसमें भी शादी विवाह के बहुत सी चीज़ें जो है वो दिखाई और सुनाई देती थी। लेकिन आज भी सरकारों का रवैया यदि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति देखा जाए तो ये जो कुछ डाटा मेरे सामने हैं और आप भी इन डाटा को देखेंगे, ये सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मानो धज्जियां सी उड़ा रहे हैं। और ये मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट के वेबसाइट की रिपोर्टों से ही पॉइंट उठा उठा कर लाए हैं स्टूडेंट। और शायद इस चीज को देखने के बाद आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर होगी कि नहीं होगी वो उतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इशू कुपोषण का ये तीसरा पैरामीटर है, जो सबसे खतरनाक और धीरे 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 न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व की जनसंख्या को निगलने के लिए मानो कुपोषण रूपी दानव तैयार बैठा है। स्टूडेंट, जब मैं इस डाटा को बना रहा था स्लाइड, मेरे हाथ कांप गए। हाथ कांपने का सीधा सा मतलब है कि 2 मिनट के लिए मानो ऊपरी माला जो है वो ब्लैंक सा हो गया, ऊपरी जो दिमाग है उसके परखच्चे उड़ गए, क्योंकि डाटा नहीं, हिंदुस्तान और विश्व के लोगों का जो है हेल्थ का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। और मेरे सामने जब आया तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि सरकारों को युद्ध, सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारों को चांद सूरज में जाने के बजाय जमीनी स्तर पर उतरकर 2 टाइम का भोजन लोगों को उपलब्ध कराना, वो भी क्वालिटी वाइज, इस पे फोकस करना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन लगातार पिछड़ती जा रही है। हालांकि उसमें हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान जैसे देशों के साथ में, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ में हमारा कंपैरिजन होगा? श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ हम थोड़ा ऊपर रैंक लाकर क्या इनके साथ में हम खड़े रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कॉलर ऊंची कर कर घूमेंगे? जहां एक तरफ महाशक्ति के रूप में अमेरिका और रशिया के बाद हम अपने को लाने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में भी हम ढिंडोरा पीटने वाले हैं कि तीसरे और चौथे नंबर पर, तो क्या खाद्य संबंधी मामलों में या स्वास्थ्य संबंधी मामलों में हम हमेशा फिसड्डी ही रहने वाले हैं? अब आप कहेंगे गवर्नमेंट कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये डाटा रिसेंट का उठाया डाटा है। आप खुद ही देखिए कि गवर्नमेंट को अभी कोशिश नहीं, सही तरीके से अब काम करने की जरूरत है, सही तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि सरकार के जो भी लोग हैं वो सरकार के साथ पूरे ट्रांसपेरेंसी से पेश आए, पूरी पारदर्शिता से पेश आए, तो अब सरकार की भी ये नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि वो स्वास्थ्य जैसे विषय पर लोगों की हेल्थ से छलावा ना करे, क्योंकि डाटा जो है वो बहुत ही खतरनाक डाटा है स्टूडेंट। आप खुद ही देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व में विटामिन और मिनरल्स आते हैं, ये तो आपने पढ़े हैं, क्लियर है स्टूडेंट? विटामिन ए की कमी जिसकी वजह से आई डिसऑर्डर हो सकते हैं, आंखों संबंधी विकार हो सकते हैं। अब आप खुद ही देखिए, विटामिन ए की जो लिमिट है वो इतनी है स्टूडेंट, रेटिनॉल की जो लिमिट है वो इतनी है, 28 से लेके 86 यूजी पर डीएल। और आप खुद देखिए स्टूडेंट, भारत जैसे देश में जहां पर गाजर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, पपीता ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, पपाया, कैरेट, आम, मैंगो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, मतलब विटामिन ए के रिसोर्सेस ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। गोल्डन राइस, थोड़ी बहुत रईस लोग हैं तो गोल्डन राइस, मतलब विटामिन ए के कितने सारे सोर्स हैं हमारे पास में। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में, अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, 17.54 मतलब लगभग 18% लोग विटामिन ए की डिफिशियंसी से ग्रसित हैं। नेत्र संबंधी डिसऑर्डर हैं, कोई जीरोप्थेल्मिया लेकर घूम रहा है, कोई केराटोमलेशिया लेके घूम रहा है, कोई रतौंधी लेके घूम रहा है, कोई निक्टोलेपिया लेके घूम रहा है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि रतौंधी, निक्टेलोपिया, जीरोप्थेल्मिया और केराटोमलेशिया जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ग्रसित रोग हैं, ऐसे हिंदुस्तान में 18% लोग हैं।
हम लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, एक ही बार में मंगल पर पहुंच गए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट हेल्थ, व्हाट अबाउट एजुकेशन? हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट को बहुत तगड़े तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की जरूरत है स्टूडेंट, क्योंकि ये डाटा तो कहीं और की कहानी बयां कर रहे हैं। भारत फल उत्पादन में भी बहुत अग्रणी है, सब्जी उत्पादन में भी बहुत अग्रणी है, आप देख लेना क्या नंबर है। और भारत जैसे देश में यदि यहाँ की सरकारें या यहाँ के लोग विटामिन ए की डिफिशियंसी से ग्रसित हैं, चलो 5% तक होते तो मैं मान भी लेता, मतलब 18% का मतलब है कि बहुत बड़ा मास जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी से ग्रसित है। तो सरकार को इन सब चीज़ें जो भी वो कर रही है, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ सेक्टर के लोगों को स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहिए कि इनके अगेंस्ट में नीतियां सुचारू रूप से संचालित कराएं। स्टूडेंट, मेरे जो पैर खिसक गए रिपोर्ट को पढ़ के वो ये थे, आयरन की डेफिशिएंसी जो है, याद रखिएगा, आयरन की डेफिशिएंसी महिलाओं में इतनी है, इतने प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी में हैं, एनीमिया से ग्रसित हैं। इतने प्रतिशत, सोचिए, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन की डेफिशिएंसी है, तो इनके जो बच्चे होंगे वो तो खोखले ही पैदा होंगे स्टूडेंट, क्योंकि माँ ही खोखली है, माँ को ही आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा, उसका जो बेटा होगा, निश्चित रूप में वो भी क्या होगा, वीक होगा, वो भी कमजोर होगा स्टूडेंट। गवर्नमेंट को अपने आंकड़ों में पोषण अभियान जो चल रहा है उसको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटा मोटा डाटा नहीं है स्टूडेंट, बहुत बड़ा डाटा है। अगर हिंदुस्तान की माएँ कमजोर होंगी तो आने वाले संतति हैं, आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है वो भी कमजोर होंगे। और इस तरह से एक विकसित भारत का वो सपना, एक दृढ़ भारत का वो सपना, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के तो देश के विकास की नींव बनेंगे, अगर नींव ही कमजोर हो गई तो निश्चित रूप में आगे दिक्कतें परेशानी और बढ़ जाएंगी। और सबसे खतरनाक चीज, जिन बच्चियों को आगे चल के दूसरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो बच्चियां खुद वीक पड़ी हैं। 59% डेफिशिएंसी है आयरन की छोटी छोटी 15 से 19 साल की बच्चियों में, या 11 साल से 19 साल की बच्चियों में। मतलब स्टूडेंट, आयरन की डेफिशिएंसी ने हिंदुस्तान के भविष्य को खतरे में डाल रखा है। बहुत जल्दी ही इसको सही करने की जरूरत है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी महिलाओं को या फीमेल ग्रुप को या नारी समाज को काल के गर्त में ले जाने के लिए खड़ी हुई है। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को आयरन की डेफिशिएंसी से संबंधित जो प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, कायदे कानून है, जो कार्यक्रम है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और ढूंढ ढूंढ कर, जैसे टेररिस्टों को हम ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर साफ करेंगे, है ना, इसी तरह से हमको इन महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और इन एल्डोसेंट गर्ल तक हमको ही पहुंचना होगा स्टूडेंट्स, और इनकी जो ये आयरन डेफिशिएंसी है, ये समस्या को दूर करना होगा। आयोडीन की कमी से पूरी दुनिया में 1.88 बिलियन लोग प्रभावित हैं, और हिंदुस्तान में आप देखिए 20 करोड़ लोग जो हैं आयोडीन की कमी से ग्रसित हैं। इसी वजह से थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिल रही हैं। मतलब आयोडीन युक्त नमक की तरफ लोगों को लौटाना होगा। तो ये डाटा तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं स्टूडेंट। और आपको भी पता है कि विटामिन और मिनरल्स ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये डाटा है, तो निश्चित रूप में ये सारे के सारे एज ग्रुप में कोई ना कोई माल न्यूट्रिशन तो देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट में है आहार संबंधी गैर संचारी डिसीज। तो आहार संबंधी गैर संचारी डिसीज में वही है कि यदि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन करोगे, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यदि कंज्यूम करोगे तो डायबिटिक पेशेंट बनोगे आप। स्टूडेंट, ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, एक कोई पत्रिका है उसको आप देख लीजिए, शायद लेसेट पत्रिका है, उसने अपने हवाले में कहा है कि पूरी दुनिया में कुछ 800 बिलियन ऐसा कुछ डाटा उसने दिया, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में हैं। जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो ऊपर से जो है वो दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया, या कुछ समय के लिए दुनिया मानो रुक सी गई। और डायबिटीज होने का मेन पर्पस आपको पता है, ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता, आप बोलेंगे ब्लड में इंसुलिन की कमी, अरे भाई टेंशन। साइकोलॉजी कहती है कि जिस पर्सन ने टेंशन लेनी स्टार्ट की उस पर्सन को डायबिटीज होनी कंपलसरी है, क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन, पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ता है, बीटा सेल्स जो है वो स्टिमुलेट ना होकर सप्रेस होने लगती हैं।
इंसुलिन कम बनने लगता है। तो इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों, मौज मस्ती वाले लोगों, अपनी जिंदा दिली जारी रखो, अपने अंदर की खुशी को उभारो। विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया है, जो डायबिटीज का घर बन चुका है या स्वर्णिम हाउस बन चुका है। और फिर हृदय संबंधी विकार भी हिंदुस्तान के लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे स्ट्रीट वेंडर प्रमोट होते चलेंगे, है ना, अपना व्यापार के नाम पर सड़कों पर, फुटपाथ पर ये जो दुकानें लगती हैं, आलू बंडे, समोसे, भजिया, पकौड़ी, है ना, चाट वगैरह की, जिनमें ऐसा ऑयल यूज़ किया जाता है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर आएंगे ही आएंगे। तो इससे आप प्लीज़ बचिए, बाहर का खाना पीना थोड़ा कम कीजिए, घर का हाइजीनिक खाना खाइए, क्योंकि वही देवतुल्य है। और अभी मोदी जी ने भी मन की बात में भारतीय थाली की आदर्श थाली और संतुलित आहार की वर्णन के रूप में इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में प्रमुख स्थान दिलाया है। तो आप जल्दी देखेंगे कि जो हिंदुस्तान की थाली है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जल्दी ही हमारी जो थाली है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव मिलेगा। हालांकि कोरोना के टाइम पे अमेरिका ने हमारी थाली को सबसे इफेक्टिव थाली बताया था इम्यूनिटी के अगेंस्ट में फाइट हेतु। इम्यूनिटी नहीं, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए वायरल इन्फेक्शन कोरोना के अगेंस्ट में फाइट हेतु। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 4 जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। कुपोषण इन 4 तरीकों से देखा जाता है। अल्प पोषण, जिसमें स्टंटिंग आता है, वास्टिंग आता है, अल्प वजन आता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी में इस समय विटामिन ए चल रहा है। आयरन की वजह से तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। अगर सच में गवर्नमेंट जो है अगर आयरन की डेफिशिएंसी पर प्रोग्राम या कार्यक्रम को प्रमोट नहीं करेगी तो खोखली माएँ हैं, बच्चे भी खोखले आने वाले हैं स्टूडेंट। और आयरन की कमी वैसे ही एनर्जी नहीं होगी तो क्या फाइट होगी, क्या लड़के अपना शारीरिक और क्या मानसिक विकास कर पाएंगे, सोचने लायक बात है। इस पर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग मेरे से बेहतर समझ रखकर वीडियो बना सकते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा, और लास्ट में है आहार संबंधी गैर संचारी डिसीज, जिसमें अभी डायबिटीज़ का हब बन चुका है इंडिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आज का जो सेशन हमने पढ़ा है स्टूडेंट, उसमें मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया कि कुपोषण क्या है। कुपोषण के बाद में मैंने आपको संतुलित आहार के बारे में बताया, क्योंकि कुपोषण जनरली संतुलित आहार अवधारणा यदि नहीं मिलती है, संतुलित आहार नहीं मिलता है, असंतुलित आहार मिलता है, उसमें भी अल्प पोषण तो होता है। उसके बाद मैंने आपको कुपोषण के 4 व्यापक पैरामीटर बताए जिनसे आप देख सकते हो कि बंदा कुपोषित है या नहीं। और ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई। ये इंग्लिश में भी उसी के ठीक पीछे मेंशन किया है स्टूडेंट, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और ये तो आपसे बन ही जाएगा ये सारी चीज़ें। मतलब जब हम कल मिलेंगे स्टूडेंट तो हम अपना सेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो चलिए, जब हम कल मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को कि कुपोषण के क्या क्या कारण हैं, कुपोषण के रीजन से। ठीक है, चलिए।